नमस्ते बंधुओं, एक बार फिर स्वागत है अभीष्ट भारत हमारे YouTube चैनल पर। कल यानी 15 अगस्त को 77वां स्वतंत्रता दिवस हमारे देश ने मनाया और इसमें बड़ी बात ये हुई कि जम्मू कश्मीर में जितनी भव्यता के साथ ये त्यौहार मनाया गया हमारा, ये सबसे बड़ा राष्ट्रीय पर्व जिस उत्साह के साथ जम्मू कश्मीर के लोगों ने, खास करके कश्मीर के लोगों ने घाटी में जिस तरह से मनाया है, उसका समाचार सुनने के बाद मन आह्लादित हो जाता है। इस क्षेत्र को कई सौ सालों से इस्लामिक राष्ट्र या इस्लामिक स्टेट बनाने का प्रयास मुगलों के समय से बराबर चलता रहा है, लेकिन आज के दौर में 370 को ख़त्म किए हुए अभी 4 साल हुए हैं, लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन कि वहाँ पे इतना बड़ा परिवर्तन हो रहा है कि आप ये समझ लीजिए, वहाँ के जो अलगाववादी कट्टरपंथी थे वो सब तिरंगे को लेकर वंदे मातरम गाते हुए झंडारोहण करने के लिए लाल चौक इतने उत्साह के साथ इकट्ठा हो रहे हैं और इतने भव्यता के साथ मनाया गया कि वो देखकर मन प्रसन्न हो गया। इस विषय पर हमने सोचा कि आप लोगों से कुछ बात की जाए और इसमें सबसे बड़ी बात कि जम्मू कश्मीर घाटी का एक बच्चा शाह फैजल, जो 2009 में आईएएस टॉप किया था, वो वहाँ का आइकॉन बन गया था, लेकिन अलगाववादियों ने, कट्टरपंथियों ने उसे भी अपनी तरफ मिला लिया और फाइनली उसने आईएएस की नौकरी छोड़कर एक पार्टी बनाई जिसका नाम रखा जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी। जम्मू कश्मीर पीपल मूवमेंट पार्टी जो है, ये अलगाववादियों के साथ मिलकर, जिसमें हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री जो थे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको कांग्रेट्स किया था, उसको बुला के बाकायदे सम्मानित किया था, वो आदमी अलगाववादियों से मिल गया। ये माहौल था कश्मीर का। बाद में इस आदमी ने फिर आईएएस ज्वाइन किया और उस आदमी का कल ट्वीट जो आया है उसको ट्विटर पे देखना बहुत ज़रूरी है। इसको मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ क्या लिखा है उसने। शाह फैजल अपने ट्वीट में लिखता है कि समथिंग अनप्रेसिडेंटेड इज हैपनिंग इन कश्मीर टुडे। आई हैव नेवर सीन एनी सच थिंग इन माई लाइफ so far, and of us have. Peoples are celebrating August 15th with the fervor that used to be seen only on major festival like Eid. और आगे लिखते हैं कि कश्मीर हैज एम्ब्रेस्ड विथ प्राइड एंड जॉय। क्या हृदय परिवर्तन है। मतलब एक ऐसा आदमी जो आईएएस टॉप किया और वो आज इस तरह की बात लिख रहा है कि ये कभी ईद में जिस तरह से फेस्टिवल मनाया जाता था, इस आदमी ने जिंदगी भर वहीं रहा। वो बता रहा है कि हमने कभी भी इस तरह का फेस्टिवल, इतना उत्साह लोगों में नहीं देखा जिस तरह से ये लोग, जितने जोश के साथ ये लोग 15 अगस्त को मना रहे हैं, जितने गर्व के साथ, जितने प्राइड के साथ, जितना एंजॉय कर रहे हैं, जितनी खुशी मना रहे हैं, ये पहले कभी देखा ही नहीं। शाह फैजल अकेले ही नहीं है। शाह फैजल के अलावा एक वहाँ की ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो कि बहुत बुराई करती रहती हैं सरकार की और ह्यूमन राइट, कश्मीरियों के ह्यूमन राइट की सुरक्षा की बात करती रहती हैं। उनका नाम है सहेला रशीद। सहेला रशीद जो कि जेएनयू से पढ़ी हुई हैं, जेएनयू की वाइस प्रेसिडेंट थी, इन्हीं टुकड़े टुकड़े गैंग से जुड़ी हुई थी। आज उनका ट्वीट आ रहा है और वो लिख रही हैं, हाउएवर इनकन्वीनियंस इट मे बी टू एडमिट दिस, द ह्यूमन राइट रिकॉर्ड इन कश्मीर हैज इम्प्रूव्ड अंडर द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड ऑफिस ऑफ एलजी जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन बाई ए पर्ली यूटिलिटेरियन calculus. The government clean stance has helped save lives overall. Thanks my angel. इस तरह का हृदय परिवर्तन जो कल तक सरकार का विरोध कर रही थी, अब जब परिणाम दिखने लगा
तो ये सब पूरा जम्मू एंड कश्मीर इस पक्ष में आ गया है कि किसी तरह से भी 370 इस विकास के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध था, और उसके हटते ही कश्मीर में डेवलपमेंट जो दिखने लगा है उसकी वजह से ये सारा परिवर्तन आ रहा है। वहाँ पे ऐसे ऐसे स्टेटमेंट्स आ रहे हैं जिनके घर के लोग, अपने भाई आतंकवादियों के साथ चले गए हैं, वो अपने लोगों से अपील कर रहे हैं कि भाई लौट आ, आतंकवादियों का साथ छोड़ दे, वहाँ कुछ नहीं रखा है। ये विजन कश्मीर था मोदी सरकार का, और उसमें मोदी सरकार पूर्णतः सफल होती दिख रही है। यही नहीं, वहाँ के एलजी ने अपने 15 अगस्त के भाषण में जो बातें कही हैं उस पर ध्यान देने वाली है। उनका कहना है कि इस पूरे साल में 1.27 करोड़ टूरिस्ट वहाँ पे आए। इतनी संख्या में कभी वहाँ टूरिस्ट नहीं आए थे। G20 का जो सम्मेलन हुआ उसमें 27 देशों के राजनयिकों ने भाग लिया, और कश्मीर में जो शांति बहाल हुई है वो देखा। ये पूरा समारोह जो 15 अगस्त का हुआ है, विदाउट इंटरनेट बंद किए, बिना किसी इस तरह के कि आपको पास दिया जाएगा, बुलाया जाएगा तभी आप आओगे, इसमें कोई भी आदमी जा सकता था, अपना आधार कार्ड, अपना कोई भी आइडेंटिटी प्रूफ दिखाकर उस समारोह में सम्मिलित हो सकता था। भयानक भीड़ वहां पे थी। और वहां पे उन्होंने बताया कि आज तक 34 साल बाद कश्मीर में मुहर्रम का जो ताजिया निकलता है, मुहर्रम का जुलूस पहली बार निकला है 34 साल बाद। ये सिया भाइयों को वहां पे जुलूस नहीं निकालने देते थे। वहां पे ये स्थिति थी कि वहां पे नक्शबंदी जो औरंगजेब के समय से ही नक्शबंदियों का बड़ा प्रभाव, नक्शबंदी इतने कट्टर होते हैं कि ये किसी भी दूसरी जरा सी भी विभेदता है सुन्नी और सिया में, लेकिन नक्शबंदी इतने एडामेंट हैं, वो सियाओं को काफिर मानेंगे, वो सियाओं को जुलूस नहीं निकालने देंगे, वहाँ रहने का राइट नहीं देंगे। पाकिस्तान में तो ये स्थिति, पाकिस्तान में तो निकाल ही नहीं सकते हैं जुलूस। जम्मू एंड कश्मीर की जो घाटी है, जम्मू कश्मीर घाटी, वहाँ पे ताजिया का जुलूस निकला पहली बार। वहाँ पे सिनेमा घर फिर से खोले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे नक्शबंदियों के प्रभाव में सारे सिनेमा घरों को 90 के समय ही बंद कर दिया गया था, तब से नहीं खुले थे। सारे सिनेमा घरों की रीओपनिंग हो रही है। कश्मीर बदल रहा है और ये दिख रहा है। लेकिन ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है, जो हमारे देश को विभाजित करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है, जो अपना रूप चोगा बदलता रहता है, जिसमें चाहे कश्मीर की नेशनल कॉन्फ्रेंस हो या महबूबा मुफ्ती वाली पीडीपी हो। ये महबूबा मुफ्ती और शेख अब्दुल्ला जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका बेटा है उमर अब्दुल्ला, लेकिन शेख अब्दुल्ला उसके अध्यक्ष हैं। इन लोगों ने एक नया ग्रुप बनाया था, अलायंस, पीपल्स अलायंस फॉर गुफ्कार डिक्लेरेशन, PAGD। इन्होंने ये ग्रुप बनाया था, लेकिन जैसे ही वहाँ पे अभी पंचायत और निगम चुनाव की बात चलने लगी, इनके सुर बदल गए। ये एक दूसरे पे आक्षेप लगाने लगे और अपना अपना अलग से फील्डिंग करना शुरू कर दिए। कांग्रेस, वहाँ की कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जी हम तो ये राष्ट्रीय चुनाव के लिए बनाए हैं, मतलब मोदी की खिलाफत करना होगा तो उसके लिए बनाए हैं, हमारा अलायंस यहाँ के लिए थोड़ा ना है। हम वैसे भी PAGD में है नहीं, तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है, हम क्यों इनका साथ दें, हम तो अपने हिसाब से लड़ेंगे इलेक्शन। तो ये जो INDIA टाइप का नाम रख के इन्होंने शुरू की है एक नई पार्टी, इन लोगों की असलियत अभी से दिखने लगी है कि ये क्या क्या होने जा रहा है आने वाले समय में। खैर, इनकी बात करेंगे। जो सुप्रीम कोर्ट में 370 एब्रिगेशन ऑफ 370 पे जो रोज 5 जज बेंच, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कहा जाता है 5 जजेस बेंच को, वो रोज के रोज सुनवाई, आज सुनवाई चल रही है, जिसमें आज 6वां दिन था इनका सुनवाई का, और जिसमें 3 दिन कपिल सिब्बल ने बोला, उसके बाद कई और उसमें पक्षकार हैं जिनके वकील पेश होके तरह तरह की तर्क देने की कोशिश कर रहे हैं कि 370 को हटाया नहीं जा सकता, और जब बेंच पूछती है कोई चीज़ तो उसका जवाब देने की क्षमता नहीं है इन लोगों में, ये इधर उधर कहानियां बनाने लगते हैं। लेकिन ये एक ही बात कहते हैं कि ये तो डिस्ट्रक्शन ऑफ द रूल ऑफ लॉ है, इससे तो सिस्टम ये सब खराब हो जाएगा, और गवर्नमेंट चूंकि मेजॉरिटी में है, जो चाह रही है वो कर रही है, 370 हटाया नहीं जा सकता था। इस पे कपिल सिब्बल की किसी बात को बहुत बेंच ने नहीं समझ में आई बेंच को। उसके बाद इसमें गोपाल सुब्रमण्यम ने भी
काफ़ी लंबी चौड़ी बहस की। आज राजीव धवन जो सीनियर एडवोकेट, ये सारे सीनियर एडवोकेट हैं, टॉप मोस्ट एडवोकेट्स में आते हैं। आज राजीव धवन जी का बहुत लंबा चौड़ा वहाँ पे अपना पक्ष रखा गया, बहुत एट द लेंथ 2-3 घंटा लंच के बाद भी। राजीव धवन के बाद दुष्यंत दवे जी आ गए, उनका भी अपना चला, और सुप्रीम कोर्ट कह रही कि भाई इसको कंक्लूड करने दो। 22 तारीख को कंक्लूशन का शायद समय मिला है, तो हो सकता है कि इस पे भी जजमेंट आ जाए। लेकिन ये जो स्थिति जम्मू एंड कश्मीर में जो सुधार देखा जा रहा है, और जिस तरह से कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को सेटिस्फाई करने में एक तरह से सक्षम नहीं दिख रहे हैं लोग, उनके जवाब सही से दिए नहीं जा पा रहे हैं, तो ये पूरी की पूरी संभावना है कि जो गवर्नमेंट का फैसला है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का फैसला भी उसी पक्ष में होगा, क्योंकि ये 70 का प्रोविज़न जो है ये टेम्परेरी एंड ट्रांजिट प्रोविज़न था, जो कभी भी समाप्त किया जा सकता था। और इसके समाप्त होने से जो कश्मीर में जो बिल्कुल भारत से अलग सा हो गया था, हमारे आप जैसा आदमी कोई जाता था तो कश्मीरी कहते थे आप हिंदुस्तान से आए हो, वो कश्मीर आज भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कितना बेहतरीन ढंग से आगे बढ़ रहा है। और वो कहते हैं कि अब पाकिस्तान के चक्कर में नहीं रहते, उनका कहना है कि पाकिस्तान तो ख़त्म है, उसका कोई वजूद नहीं रह गया, वो कभी भी बिखर सकता है, टूट सकता है, ख़त्म हो सकता है, आर्टिफिशियल देश है, वो कुछ लोगों ने 1947 में बनाया था, वो किसी दिन ख़त्म भी हो जाएगा। तो ये है कश्मीर की स्थिति। कश्मीर की स्थिति सुनकर, देखकर, वहाँ के बारे में जानकारी प्राप्त करने से बहुत संतोष प्राप्त होता है। आज हमें समझ में आ रहा है कि जब एकता यात्रा निकाला था 1991 में मोदी जी ने, मुरली मनोहर जोशी के नेतृत्व में, जब आतंकवादियों ने ऐलान किया था कि कोई भी लाल चौक पर तिरंगा नहीं फहरा सकता, उस समय क्या स्थिति रही होगी कि वहाँ पे तिरंगा फहराने के लिए जब फहरा दिए तो यही लोग जो INDIA वाले हैं, ये कहने लगे कि 1948 में जवाहरलाल नेहरू ने भी तिरंगा फहराया था। ये स्थिति थी जम्मू कश्मीर की। 1948 में जब उन्होंने तिरंगा फहराया था तो वहाँ पे शेख अब्दुल्ला की सरकार थी, और शेख अब्दुल्ला के ये परम मित्र थे, शेख अब्दुल्ला के सामने ही जाके फहराने की हिम्मत थी। बाकी किसी भी सरकार ने जम्मू एंड कश्मीर को बहुत ध्यान नहीं दिया। आज वहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है, और ये देखकर हृदय गदगद हो जाता है। और जो टुकड़े टुकड़े गैंग और जो देश को विभाजित करने वाली गैंग है, इनको इनकी व्यथा देखकर, इनके ट्वीट्स पढ़कर बड़ा संतोष प्राप्त होता है। आज की वीडियो बस इतनी ही। नमस्कार बंधुओं, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।